संध्या मेरे YouTube चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के साथ। फ्रेंड्स, मेरे ये वीडियो कॉमर्स स्टूडेंट और आर्ट्स स्टूडेंट दोनों के लिए ही बहुत यूज़फुल हैं। आप बहुत ही कम समय में अपना पूरा सिलेबस, पूरा जो चैप्टर है बहुत ही कम टाइम में क्विकली रिवाइज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है चैप्टर 4 निर्धनता, ये आपकी जो बुक 2 है इकोनॉमिक्स की भारतीय अर्थव्यवस्था, उसका चैप्टर 4 है। इसका जो चैप्टर 2 है वो हमने अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें और उस वीडियो को देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करके देखें आप। और इसका जो पहला भाग है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, उसके काफ़ी सारे वीडियोस डले हैं, तो आप उन्हें भी देखें पहले। ठीक है, तो हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं। निर्धनता, जो हमारी बुक सेकंड है भारतीय अर्थव्यवस्था वाली, उसका चैप्टर 4 है निर्धनता। अब ये निर्धनता बता रहे हैं कि देखो, पहले हम इसका कुछ बेसिक करते हैं कि क्या है कि फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्ति या जनसंख्या का ऐसा हिस्सा जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, जिन्हें 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता, अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब की भी अगर पूर्ति उनके द्वारा नहीं की जा रही है तो वे व्यक्ति क्या है, निर्धन है। तो फ्रेंड्स, जब अपना देश आज़ाद हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ था और फिर योजना आयोग की स्थापना हुई, अपने नवनिर्माण का जो भार था वो भारतीयों के कंधों पर आया। फिर हमने योजना आयोग की स्थापना की, पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात हुआ, ये सब कुछ हुआ। लेकिन तब हमारे देश में जो 75% जनसंख्या थी वो किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। लेकिन फिर भी उत्पादन ज़्यादा नहीं था। हमें उत्पादन खाद्यान्न पदार्थों के लिए भी क्या था, दूसरों देशों पर हम आश्रित थे, वहां से हमें क्या करना पड़ता था, आयात करना पड़ता था। तो भारत एक निर्धन की श्रेणी में ही आता था। तो तब भी ये था कि भारत की काफी जनसंख्या थी जो क्या है, निर्धन है। तो ये किस तरह से अर्थव्यवस्था में इसका विकास हुआ, क्या लक्ष्य है, क्या किनको गरीब माना है, कौन है, नहीं है, इन सब बातों का क्या करेंगे, आज हम इस पर चर्चा करेंगे और इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले इसमें हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, क्या है, जन जन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की संपूर्ति और निर्धनता निवारण स्वतंत्र भारत का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। क्योंकि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसका एक प्रमुख लक्ष्य रहा है कि हम हमारे देश से निर्धनता को क्या करें, खत्म करें। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति क्या रहे, निर्धन ना रहे। सभी व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की क्या हो, पूर्ति आसानी से हो, सभी को पेट भर के भोजन मिले, आवश्यकताएं जो चीजें होती है हमें वो क्या हो, उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त हो। तो हमारा जो मुख्य लक्ष्य रहा है, हमने जो पंचवर्षीय योजना बनाए उन सब में भी इसी को रखा है कि उनसे कहीं ना कहीं हमारे इस लक्ष्य की भी क्या हो, प्राप्ति हो। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वह है कि निर्धन वर्ग को समाज की मुख्य धारा का एक अंग बनाकर सभी के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कराने का ध्येय लेकर ही सारे विकास कार्यक्रम की रचना की गई है। यानी कि जो भी कोई विकास कार्यक्रम बनाया जाता है उसका ध्येय, उसका जो लक्ष्य क्या होता है कि हमें सभी को सब कुछ बराबर मात्रा में मिले। यानी देखो, विकास कार्यक्रम का क्या मतलब है कि सभी व्यक्ति के लिए न्यूनतम जीवन स्तर, न्यूनतम जीवन स्तर यानी कि क्या, अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति करना। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही क्या रहा है, हमारा ध्येय रहा है। तो जो भी कोई नया विकास कार्यक्रम या कोई निर्धन वर्ग के समाज के लिए जो मुख्य धारा है, अलग अलग विकास कार्यक्रमों की रचना की गई और इस निर्धनता को मिटाने के बहुत सारे क्या किए हैं, प्रयास किए गए हैं। विश्व के कुल निर्धनों की कुल जनसंख्या, मतलब कुल जितने भी निर्धन है पूरे विश्व में, विश्व के कुल निर्धनों की संख्या के 5वें हिस्से से अधिक निर्धन जो कहाँ है, भारत में। यानी कि विश्व के सभी निर्धनों का 5वां हिस्सा और 5वें हिस्से से अधिक जो भाग है वो कहाँ है, हमारे भारत में है। फिर उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि 30 करोड़ से अधिक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। भारत की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में जो 30 करोड़ व्यक्ति हैं वो क्या है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। यानी वे क्या है, निर्धनता की श्रेणी में
आते हैं। अब ये तो हो गई कि निर्धनता होती है, इतने व्यक्ति हैं, इस तरह से विकास कार्यक्रमों में उनका लक्ष्य रखा गया है कि निर्धनता ना रहे, ये सब कुछ है। लेकिन अब निर्धन व्यक्ति है कौन, किन्हें निर्धन व्यक्ति माना जाए? तो फ्रेंड्स, जो निर्धन व्यक्ति का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है वो दो तरह से डिसाइड किया है कि अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो आपकी निर्धनता का क्राइटेरिया अलग है, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो आपकी निर्धनता का क्राइटेरिया क्या है, अलग है। तो बात कर रहे हैं हम शहरी क्षेत्र की, कि शहर में रहने वाले, शहरी क्षेत्र में किन व्यक्तियों को क्या कहा जाएगा, निर्धन कहा जाएगा, कि ये व्यक्ति जो क्या है, निर्धन है या निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। ये जो बात हम निश्चय करेंगे, डिसाइड करेंगे, उसके जो आधार हम ले रहे हैं वह आधार ये है कि जो व्यक्ति जोखिम भरा जीवन व्यतीत करते हैं वह लोग क्या कहलाते हैं, निर्धन कहलाते हैं। जिनकी जो लाइफ है वो पूरी क्या है, रिस्क पे है, सारा रिस्क फैक्टर उनकी लाइफ में करता है, वो लोग क्या है, हमारे निर्धन कहलाते हैं। तो शहरी क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति, शहरी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, शहरी क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन बहुत ही जोखिम भरा हुआ है और वो अपना जीवन बहुत जोखिम रूप से व्यतीत करते हैं, वह लोग क्या कहलाते हैं, निर्धन कहलाते हैं। दूसरी बात करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनकी परिसंपत्तियां बहुत कम है। अब परिसंपत्तियां यानी कि अपनी संपत्तियां, जैसे मकान हो गया, गाड़ी हो गई, आपकी कोई फिक्स एसेट्स हो गई, तो ये जो है परिसंपत्तियां क्या है, बहुत ही कम है। और उनके जो मकान होते हैं वो क्या होते हैं, टूटे फूटे, कच्चे, घास फूस के, मिट्टी के, लकड़ी के, इस तरह के जिनके घर होते हैं वे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं निर्धन की। आखिर निर्धनता है, लेकिन हम किसे निर्धन माने, एक वर्ग, किस वर्ग को हम माने कि ये वर्ग निर्धन है? तो जब हम इनको डिफाइन करते हैं तो हमें दो तरह से इनको बांटा गया है, कि आप पहले बात करो, दो तरह से इसको बांटो। आप पहले बात करो शहरी क्षेत्र की और फिर बात करो आप ग्रामीण क्षेत्र की। यानी कि शहरी क्षेत्र में निर्धनता अलग तरह से परिभाषित होगी और ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्धनता है वो अलग तरह से परिभाषित होती है। तो शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति जोखिम भरा जीवन व्यतीत करते हैं वे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, निर्धन कहलाते हैं। जिनकी परिसंपत्तियां कम होती है और जिनके घर कच्चे, घास फूस के, लकड़ी वाले, मिट्टी वाले होते हैं वो क्या है, निर्धन है। अब जोखिम भरा जीवन वे कैसे, जैसे सड़कों पर कूड़ा बीनना, मजदूरी करना या ऐसा काम करना जिसमें रिस्क क्या होती है, वो ज़्यादा होती है कि आप थोड़ी सी लापरवाही बरतोगे तो आपकी जान भी क्या सकती है, जोखिम में जा सकती है। तो ऐसा जो व्यक्ति जीवन व्यतीत करते हैं वो क्या कहलाते हैं, निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। और जिनकी जो परिसंपत्तियां हैं वो क्या है, बहुत ही कम है, परिसंपत्तियां बहुत ही कम होती है। और उनके जो घर हैं, घर क्या है, कच्चे घर हैं। कच्चे घर जब है तो वो क्या है, निर्धनता की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो बात कर रहे हैं अब ग्रामीण क्षेत्र की। ये तो हमने जो बात की थी वो किसकी की थी, शहरी क्षेत्र की। शहरी क्षेत्र में कौन व्यक्ति गरीब होते हैं। अब बात करें ग्रामीण क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स, ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रोजगार का साधन क्या होता है, खेती। खेती किस पे करते हैं लोग, जमीन, भूमि पर। तो जिन कृषकों के पास जमीन नहीं होती है या बहुत ही कम मात्रा में होती है, तो जो भूमिहीन कृषक होते हैं वो क्या होते हैं, निर्धन होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिन्हें 2 समय का भोजन भी क्या होता है, प्राप्त नहीं होता है, वो लोग किस में आते हैं, निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। तो ये थे कि निर्धन कौन होते हैं, शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में। आगे बात करते हैं कि अब निर्धनता की पहचान किस तरह से होती है। तो जो निर्धनता की पहचान है वो क्या है, निर्धनता रेखा के माध्यम से की गई है। निर्धनता रेखा एक निर्धनता मापने का बनाई गई है, एक रेखा है। देखो, इतने सारे वर्ग बताए गए यहाँ पे। देखो, एक होता है पूर्णतः निर्धन, एक होता है बहुत निर्धन, फिर होता है एक आपका निर्धन, फिर इतने निर्धन नहीं, मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, धनी और बहुत अमीर, फिर लखपति, करोड़पति। तो जो व्यक्ति निर्धनता के बाद तक ये जो लाइन होती है ये होती है आपकी क्या, निर्धनता रेखा। इस रेखा से इस तरफ यानी कि यहाँ से यहाँ तक के जो ये व्यक्ति होते हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, निर्धन कहलाते हैं। और इसके बाद से ही ये जो सीमा रेखा शुरू हो जाती है ये हो जाती है आपकी किसकी, धनी की। तो ये जो 2 भागों में निर्धन और धनी का जो विभाजन करती है, ये जो
रेखा होती है ये क्या कहलाती है, हमारी निर्धनता रेखा कहलाती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे दादा भाई नौरोजी ने 3/4 का एक सूत्र दिया था निर्धनता की पहचान करने के लिए। दादा भाई नौरोजी ने जो अपना सूत्र दिया था 3/4 का, वो सूत्र कुछ इस तरह से था। फ्रेंड्स मैं आपको पूरी इसकी डिटेल में समझाती हूँ कि दादा भाई नौरोजी ने देखा था कि जेल में जो वयस्क व्यक्ति खाना खाते हैं उनके हिसाब से जो जेल में जेली कैदी जो खाना खाते हैं वो सिर्फ अपनी क्या आवश्यकता की पूर्ति के लिए खाना खाते हैं। तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए खाना खाते हैं तो उसके बराबर मान को लेकर उन्होंने क्या बोला कि उनकी आवश्यकताएं और दूसरी आवश्यकताएं क्या होगी, बराबर होती है। तो उसके हिसाब से इन्होंने सूत्र दिया था। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि जो कुल जनसंख्या होती है, अपनी जो कुल जनसंख्या होती है उसको 1 माना, और इस कुल जनसंख्या का 1/3 हिस्सा जो होता है, 1/3 हिस्सा है, वो क्या है, हमारी जनसंख्या, बच्चों की जनसंख्या है। तो इस 1/3 भाग जो है वह क्या है, हमारी जनसंख्या, बच्चों की संख्या है। और इस 1/3 भाग का आधा हिस्सा, ठीक है ना, आधा हिस्सा यानी जो आधे बच्चे हैं वह तो खाते हैं 0 के बराबर खाना, और जो आधे बच्चे हैं वह खाते हैं उसके भी आधे के बराबर खाना। यानी देखो कुल आपकी बच्चों की जनसंख्या कितनी है, 1/3, और उसके आधे यानी कि 1/6। हमने इस 1/3 को 2 भागों में बांटा है, 1/6 एक ये वाला और 1/6 एक ये वाला। तो ये जो 1/6 बच्चों की संख्या है ये भोजन की मात्रा करती है 0 के बराबर, ठीक है। और ये जो 1/6 बच्चे हैं ये भोजन करते हैं कितना, आधा, यानी जितना एक वयस्क व्यक्ति भोजन करता है उसके कितने, आधे के अनुपात में ही ये क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 0 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 1/12। ये तो हो गई बात किसकी, बच्चों की। अब अपनी कुल जनसंख्या कितनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 है। एक बार इसको यहाँ से थोड़ा क्लीन करते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स हमारी जो कुल जनसंख्या है वह कितनी है, 1 है। उस 1 में से बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 1/3। तो जब मैंने इसको यहाँ से घटाया तो मुझे वयस्क की संख्या कितनी प्राप्त होगी, मुझे ये एलसीएम लेके मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रही हूँ। तो मुझे जो वयस्क की संख्या प्राप्त होगी 2/3, ये है मेरी वयस्क संख्या। आपको समझ में आया फ्रेंड्स ये 2/3 कहाँ से आया है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। हम बात कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी के 3/4 सूत्र की। ये 3/4 सूत्र कहता है कि आपकी जो कुल जनसंख्या है वह 1 है और उसका 1/3 हिस्सा क्या है, आपकी बच्चों की जनसंख्या है। और उन बच्चों की जनसंख्या में से भी जो आधे बच्चे हैं वह तो 0 खाना खाते हैं और जो आधे हैं वे कितना खाते हैं, आधा ही खाना खाते हैं। और जो बचे हुए वयस्क हैं ये 1 - 1/3 यानी कि 2/3 जो आपकी वयस्क जनसंख्या है वह पूरा खाना खाती है 1। तो ये देखो कुछ इस तरह से होगा, ये 0 प्लस 1/6 इंटू 1/2 ये हो जाएगा आपका 1/12 प्लस ये हो जाएगा आपका 2/3। जब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करती हूँ, यहाँ कुछ थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा है तो इसको चेंज कर लेते हैं। ये आ गया मेरा 0 प्लस 1/12 प्लस 2/3। तो मैं यहाँ इसका लघुत्तम ले लेती हूँ, कितना 12 आ जाएगा मेरा। तो ये हो जाएगा 12 प्लस ये कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ 3 है तो ये हो जाएगा 4 और 4 इंटू 2 कितना होगा, इसका एलसीएम लेना है फ्रेंड्स मुझे। 1/12 प्लस 2/3 को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ मैंने इनका जो लघुत्तम लिया है वो आ गया मेरा 12 प्लस 3 4 आएगा, 4 इंटू 2 ये हो जाएगा मेरा 8। और मैं जब इस इक्वेशन को सोल्व करती हूँ तो ये जो मेरे पास आएगा वो क्या होगा, मेरा 3/4 का सूत्र। ये जो सूत्र दिया है मुझे किसने दिया है, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने क्या बोला था कि आपकी जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या कितनी है आपकी, आपकी कुल जनसंख्या है 1 के बराबर है। और उस एक जनसंख्या, वो जो आपकी एक जनसंख्या है उसका 1/3 भाग बच्चों का है और उस 1/3 के आधे बच्चे 0 खाना खाते हैं, आधे बच्चे आधा खाना खाते हैं और बचे हुए जो वयस्क है वो पूरा 1 खाना खाते हैं। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें आया 3/4। तो दादा भाई नौरोजी ने जो निर्धनता का सूत्र दिया है वह है 3/4 का सूत्र, जो इस तरह से करा है। फ्रेंड्स अगली बात कर रहे हैं कि निर्धनता रेखा दोनों वर्गों को अलग अलग करती है। ये जो मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया था ना, ये क्या है, हमारी निर्धनता रेखा है। और जो निर्धनता रेखा है वह 2 भागों में बांट रही है
एक तरफ यहाँ से यहाँ तक तो है निर्धन और यहाँ से यहाँ तक क्या है धनी। तो ये जो निर्धनता रेखा है समाज को कितने दो भागों में क्या करती है, विभाजित करती है, बांटती है। फिर अब निर्धनता का वर्गीकरण कि भाई निर्धन और धनी दो तो हो गए, लेकिन अब जो निर्धन होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन निर्धन होते हैं। तो फ्रेंड्स पहले होते हैं आपके सदा निर्धन। सदा निर्धन यानी कि वो हमेशा ही क्या है, गरीब है, उनके पास कभी भी कोई भी उनकी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं हुई और वो हमेशा ही क्या है, गरीब ही है। फिर होते हैं आपके चिरकालिक निर्धन। चिरकालिक निर्धन यानी कि जिनको कभी काम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, कभी उनके पास है नहीं है, तो वो क्या है आपके चिरकालिक निर्धन। फिर आपके यदा कदा निर्धन। यदा कदा निर्धन यानी कि जिनके जो आय का स्रोत है वह क्या है, फिक्स नहीं है, यानी उन्हें कभी आय मिल जाती है, कभी आय नहीं मिलती। जैसे आपकी बात करते हैं कृषक। ऐसे कृषक जिनके पास पानी के लिए साधन उपलब्ध नहीं है और उनकी जो कृषि है किस पे, मानसून पर आधारित है। तो जब मानसून समय पे आ जाता है और अच्छी सिंचाई हो जाती है और उनको पैसा मिल जाता है, तो वो क्या हो गए, यदा कदा निर्धन, यानी कि किसी वर्ष वो गरीब हो सकते हैं, किसी वर्ष वो गरीब नहीं होते हैं, तो वो होते हैं आपके यदा कदा निर्धन। और जो होते हैं अल्पकालिक निर्धन। अब अल्पकालिक निर्धन यानी कि क्या, आप कोई बिजनेसमैन हो, किसी वर्ष में माना कि आपकी जो व्यय थे वो आपकी आय से अधिक थे और आपको क्या हो गया, घाटा हो गया, तो आप क्या हो गए, गरीब हो गए, और वो घाटा आपका वापस से बिजनेस जैसे जैसे चलेगा और आपने उसको कवर अप कर लिया, तो आप क्या हो, अल्पकालिक निर्धन। और इन सभी के अलावा जो दूसरे व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, आपके गैर निर्धन, यानी कि वह निर्धन नहीं होते हैं। बात करते हैं आगे कि अब ये जो निर्धनता होती है वो आखिर किस तरह से निर्धारित की जाती है। तो फ्रेंड्स दो तरीके हैं इसको निर्धारित करने के। जो पहला तरीका है वह है आपका कैलोरी के माध्यम से, कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो और आपके द्वारा उपभोग की जाने वाली कैलोरी 2400 कैलोरी से कम है और आपके द्वारा किया जाने वाला व्यय 816 रुपये प्रति माह से कम है, तो आप क्या हो, निर्धन हो। बात करते हैं शहरी क्षेत्र में। अगर शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम का आप उपभोग कर रहे हो और 1000 रुपये प्रति माह से आप पर किया जाने वाला व्यय क्या है, कम है, तो आप किस में आ जाओगे, गरीबी की श्रेणी में आ जाओगे। फ्रेंड्स निर्धनता को अलग अलग तरीके से आंकलित किया गया और इसकी अलग अलग विधियां बनाई गई। तो इस आंकलन की विधियों के लिए एक अमर्त्य सेन जो व्यक्ति थे, उन्होंने एक सेन सूचकांक दिया है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, निर्धनता का आंकलन किया जाता है। इसे कहते हैं सेन सूचकांक। क्या कहते हैं, सेन सूचकांक। और ये जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था। अब बात कर रहे हैं कि भारत में निर्धनों की संख्या। भारत में निर्धनों की संख्या से क्या है मतलब कि जब निर्धनों की संख्या का अनुपात निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात द्वारा किया जाता है तो उसे हम व्यक्ति गणना अनुपात विधि कहते हैं। यानी कि हम जब निर्धनता की संख्या को गणना करते हैं और उस जब संख्या की गणना होती है वो निर्धनता रेखा के नीचे के अनुपातों से जब की जाती है, नीचे के अनुपात में क्या आते हैं आपके, पूर्णतः निर्धन, आंशिक निर्धन, निर्धन, तो इनके अनुपात में जब की जाती है तो वह कहलाती है व्यक्ति गणना अनुपात विधि कहलाती है। ये जो अपने आंकड़े होते हैं निर्धनता से संबंधित, ये आधिकारिक आंकड़े कौन उपलब्ध कराता है आपको, ये आंकड़े उपलब्ध कराता है नीति आयोग। कौन उपलब्ध कराता है फ्रेंड्स, ये आंकड़े उपलब्ध कराता है आपको नीति आयोग, ये आंकड़े उपलब्ध करवाता है। और इन आंकड़ों का जो एकत्रीकरण किया होता है, जो ये आंकड़े छपवाए जाते हैं, इनका जो प्रकाशन होता है, इन आंकड़ों का प्रकाशन होता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को क्या करता है, एकत्रीकरण और प्रकाशन किया जाता है इस संगठन के द्वारा। अब बात कर रहे हैं कि ये निर्धनता है ऐसे होती है, ग्रामीण क्षेत्र में ये है, शहरी क्षेत्र में ऐसी है, तो लेकिन ये निर्धनता होती क्यों है, इसका क्या कारण है। तो फ्रेंड्स इसका जो सबसे पहला कारण है वह है निम्न पूंजी निर्माण। अब निम्न पूंजी निर्माण से क्या आशय है, यहाँ पे निम्न पूंजी निर्माण का मतलब है कि आपके द्वारा जो पूंजी का निर्माण किया जा रहा है वह निम्न है, कम है। देखो जब आप कोई कार्य नहीं करोगे तो क्या होगा, पूंजी का निर्माण नहीं होगा, और जब आपके द्वारा पूंजी का निर्माण होगा ही नहीं या बहुत कम होगा तो आप क्या हो जाओगे, निर्धनता की श्रेणी में आ जाओगे, क्योंकि आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो, आपके पास इनकम ही नहीं है, तो क्या होगी, निर्धनता तो होगी ही। फिर है आधारिक संरचनाओं का अभाव, यानी कि आपके पास आधारिक संरचनाएं उपलब्ध नहीं है कि आप काम कैसे करो, किस तरह से करो, तो आप क्या हो, निर्धन हो। फिर है मांग का अभाव। मांग का अभाव ये कहता है कि आप
कोई कार्य करते हो, आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हो, आप काम भी कर रहे हो, आपके पास संरचना भी है, आप पूंजी निर्माण की प्रक्रिया भी कर रहे हो, लेकिन आप जो चीज बनाते हो ना उसकी मांग ही नहीं है। मांग नहीं यानी कि आपने जो उत्पादन किया वो चीज मार्केट में बिकी नहीं रही है, बिकेगी नहीं तो पैसा नहीं आएगा, आपको लाभ नहीं होगा, तो आप किस में आ जाओगे? निर्धनता की श्रेणी में आ जाओगे। फिर है जनसंख्या का दबाव। अब देखो उत्पादकता अच्छी है, संरचना भी है, मांग भी है, सब कुछ है, लेकिन जनसंख्या का दबाव इतना ज्यादा है ना कि वो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? कम होगी और हमारी निर्धनता होगी। फिर है सामाजिक कल्याण और व्यवस्था का अभाव। सामाजिक कल्याण व्यवस्था का क्या है? अगर अभाव है तो हमारे देश में क्या होती है? निर्धनता होती है और निर्धनों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। अब बात कर रहे हैं आगे की, ये तो सब है, निर्धनता है, लेकिन फिर भी हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, इस निर्धनता निवारण के लिए अलग अलग नीतियां, अलग अलग कार्यक्रमों का निर्माण करती है। उन कार्यक्रमों की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली जो कार्यक्रम या नीति की बात कर रहे हैं हम है, वह है पंचवर्षीय योजना। क्योंकि फ्रेंड्स जो निर्धनता है वह हमें क्या, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ही ये पता चल गया था कि निर्धन है, और उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि ये पंचवर्षीय योजना है, योजना आयोग, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, हमें अभी गरीबी से, इन सभी से आत्मनिर्भरता पानी है, तो ये हमें उन सब का क्या करना है? उन सब के लिए अभी कार्य करना है। तो हमने जो हमारी पंचवर्षीय योजना बनाई, उन पंचवर्षीय योजनाओं का विकास भी यही रखा गया कि सबका आर्थिक विकास हो, संवर्धन हो, उत्पादकता में वृद्धि हो, हमारे देश में निर्धनता क्या हो? खत्म हो। फिर बात करी गई हरित क्रांति की। हरित क्रांति में वही था कि भूमिहीन कृषकों को क्या दिलाना? उनकी भूमि दिलाना, जोतों में समानता लाना, उत्पादन में वृद्धि करना। तो इसका अल्टीमेटली जो एक गोल था वो क्या था? कि निर्धनता को मिटाना। फिर बात करते हैं निर्धनता निवारण कार्यक्रम, यानी कि काम के बदले अनाज। ये जो शायद पंचवर्षीय योजना जब आगे बढ़ती गई तो उसके बाद गवर्नमेंट एक प्रोग्राम लेके आई थी जिसका नाम दिया गया था निर्धनता निवारण कार्यक्रम, यानी कि हमें निर्धनता का क्या करना है? निवारण करना है। और इस कार्यक्रम के दौरान गवर्नमेंट काम के बदले क्या देती थी? अनाज देती थी, यानी कि लोगों को एटलीस्ट 2 टाइम का खाना तो क्या हो? अच्छे से मिल जाए, नसीब हो। तो जो भी कोई व्यक्ति काम करता था उसके बदले में उसको क्या दिया जाता था? अनाज दिया जाता था, खाद्यान्न वस्तुएं दी जाती थी। फिर चला आपका एक ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी कि ग्रामीण व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए गए। ग्रामीण व्यक्तियों को क्या दिया गया? रोजगार किया गया, उनके लिए रोजगार का सृजन किया गया। किस लिए? निर्धनता को कम करने के लिए, मिटाने के लिए। फिर बनाया गया आपका एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री की इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे रोजगार के साधन, रोजगार उपलब्ध करवाया गया बेरोजगार लोगों को। फिर आया आपका एक स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहर के लोगों के लिए आया था ये स्पेशली। फिर आपका चला अभी ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा जिसको कहते हैं। आप सभी लोगों ने इसके बारे में तो सुना ही होगा, आपके आसपास मनरेगा कार्यक्रम जो चलता है उसमें क्या होता है? साल में 100 दिन आपको गारंटेड गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है रोजगार, जिसमें आपको मजदूरी करनी होती है, और ये एक गारंटी 100 डेज, एक साल में कितने? 100 दिन के लिए ये बात होती है। फिर चली है अभी जो लेटेस्ट चल रही है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें क्या होता है कि लोगों के खाते खुलवाए जाते हैं और उसमें आपको कुछ जीवन बीमा, मुफ्त जीवन बीमा उपलब्ध किए है। उसके बाद आपको जो किसी भी सरकार की योजना के तहत अगर कोई आर्थिक सहायता प्राप्त होती है तो वह आर्थिक सहायता कहाँ आती है? सीधे आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दी जाती है, यानी वो आपको पैसा कैश नहीं मिलता है, और कहाँ होता है? सीधे आपके खाते में आ जाता है। अब ये जो इतने सारे कार्यक्रम बनाए गए तो फ्रेंड्स कुछ व्यक्तियों ने इसकी क्या की है? समीक्षा की है। निर्धनता निवारण के जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उन निर्धनता निवारण कार्यक्रम की क्या की गई है? समीक्षा की गई है कि क्या ये जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वे सही है या नहीं है, क्या इन्हें इसी तरह से चलाया जाना चाहिए या नहीं चलाया जाना चाहिए। तो इसके सफल क्रियान्वयन के लिए कुछ 3 तथ्य बताए हैं, 3 पक्ष बताए हैं कि अगर ये 3 पक्ष होंगे तो इन जो कार्यक्रम चला रहे हैं वो अच्छे से होंगे और हम हमारे उद्देश्य को, लक्ष्य को क्या करेंगे? पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहला है कि भूमि और संपत्तियों के वितरण की विषमता, यानी कि देखो अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में हरित क्रांति के दौरान और पंचवर्षीय योजना के दौरान बहुत ही ये कोशिश की गई कि भूमिहीन कृषकों को अपनी जमीन दिलवाई जाए, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाए, जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया जाए, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारणों से ऐसा नहीं हो पाया और अभी तक भी क्या है? जोतों में बहुत विषमता है,
यानी कि किसी के पास बहुत ज़्यादा खेत है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है। तो जब भूमि और संपत्ति की विषमता रहती है ना, तो हम किसी भी निर्धनता को क्या कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें इस विषमता को क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। जब ये विषमता दूर हो जाएगी तो निर्धनता काफी हद तक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर उसके बाद है अपर्याप्त संसाधन, यानी लोगों के पास काम करने के लिए पर्याप्त संसाधन ही नहीं है, तो किस तरह से वो रोजगार करें। तो जब उनके पास पर्याप्त संसाधन होंगे तो निर्धनता क्या होगी, खत्म होगी। हम काफी हद तक अपने लक्ष्य को क्या करेंगे, प्राप्त कर पाएंगे। फिर उसके बाद स्थानीय सशक्त वर्ग और संस्थाओं की भागीदारी सुनिए, यानी देखो कि गवर्नमेंट की जब कोई स्कीम आती है ना, कोई स्कीम आती तो ऊपर से वो स्कीम चलती है, नीचे 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 आते तक तो वो गायब ही हो जाती है। गायब हो जाती है इन द सेंस कि जिस वर्ग को उसका लाभ लेना चाहिए या जिस वर्ग को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, उस व्यक्ति तक वह योजना पहुंच ही नहीं पाती है। तो वहाँ पे जो स्थानीय सशक्त लोग होते हैं ना, जिनकी कहते हैं ना इनकी बहुत चलती है, तो वो जो चलने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस योजनाओं का लाभ उठाते हैं। और वहाँ निजी स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो संस्थाएं होती है, जिन्हें इन निर्धन व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए कि आप इस योजना का लाभ उठाइए, करिए, तो वो अपनी भागीदारी नहीं बताते हैं, वो उनको कोई भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस योजना का लाभ क्या होता है, असली निर्धन व्यक्तियों को नहीं होता है। तो निर्धनता क्या है, जो कि तो बनी हुई है। माना कि ये ग्राफ धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का प्रतिशत क्या है, ज्यादा है। शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी निर्धनता का प्रतिशत है वो क्या है, ज्यादा है। यानी कि जो अधिक निर्धन लोग हैं वो उनका कहाँ रहते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में। यानी कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वो अभी भी क्या है, निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। और जो निर्धन व्यक्ति है उनका निवासी स्थान कहाँ है, अभी तक ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा चैप्टर निर्धनता, जिसे आज हमने कंप्लीट किया है। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आने वाले भागों में, तब तक के लिए बाय बाय।